नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है उम्र के पड़ाव पर खड़े होकर समाज की कुटिल मानसिकता को चुनौती देने की। जब 70 साल के रामनाथ मिश्रा अचानक विधुर हो जाते हैं तो उनका अकेलापन न केवल उनका निरी दर्द बन जाता है बल्कि उनके अपने ही बच्चों और समाज के लिए एक समस्या बनकर रह जाता है। उनके बेटे बहुएं उन्हें बोझ समझने लगते हैं, पड़ोसी ताना मारते हैं और लगता है जैसे जिंदगी का आखिरी पड़ाव सिर्फ इंतजार की एक उदास कोठरी है। लेकिन इसी दर्द और तिरस्कार के बीच उनकी माँ 75 वर्षीय सावित्री देवी एक ऐसा फैसला लेती है जो सबकी सोच से परे है। वह न सिर्फ अपने बेटे के अकेलेपन को समझती है बल्कि अपने लिए ही एक नया रास्ता चुनती है। यह कहानी प्रेम, सम्मान और स्वाभिमान की उस जिद की कहानी है जो उम्र के आखिरी मोड़ पर भी नए रिश्ते की नींव को रख सकती है और सामाजिक बंधनों को तोड़कर एक नई शुरुआत कर सकती है। रामनाथ मिश्रा का बंगला, जो कभी बच्चों की किलकारियों और परिवार के जलसों से गुंजा करता था, अब एक गहरी दम घोंटू सन्नाटे में डूबा रहता है। 6 महीने पहले उनकी पत्नी सरोजनी का निधन एक ऐसी चोट थी जिससे उभरना उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। उनके दोनों बेटे संजय और विजय अपने अपने परिवार और करियर में इतना व्यस्त थे कि पिता का यह सन्नाटा उन्हें सिर्फ एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम लगता था। उस सुबह डाइनिंग टेबल पर अकेले नाश्ता करते हुए रामनाथ ने अपनी माँ सावित्री देवी को देखा, जो बालकनी में अपनी चाय के साथ बाहर झांक रही थी। 75 साल की उम्र में भी उनकी आंखों में एक तेज था जो समय के साथ और गहरा होता गया था। माँ, कुछ खाओगी? रामनाथ ने पूछा। पहले तू खा ले बेटा, मेरी चाय अभी पूरी नहीं हुई, सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक चिंता साफ झलक रही थी। तभी बड़े बेटे संजय और उनकी पत्नी रश्मि नीचे उतरे। रश्मि की आवाज़ तीखी और बिना लाग लपेट के सीधे रामनाथ के कानों में पड़ी। पापा, आज मेरी मम्मी के यहाँ लंच है। आपका खाना फ्रिज में रखा है। कल तो हम लोग आउट स्टेशन जा रहे हैं वीकेंड पर। आप और दादी का इंतजाम देखिए ना। अब आप दोनों यहाँ अकेले, ये चिंता रहती है। रामनाथ ने चुपचाप अपने टोस्ट पर नजर गड़ाए रखी। कोई बात नहीं बेटा, हम अपना ख्याल रख लेंगे, तुम लोग जाओ। संजय ने थोड़ा असहज होकर कहा। पापा, आप चिंता की बात नहीं, और सच कहूँ, आपकी उम्र है, माँ दादी की भी। अचानक कुछ हो जाए तो आप समझिए ना। अब आपको कोई शायद किसी ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ ज़्यादा केयर मिले, सेंटर जैसा कुछ। यह शब्द सेंटर रामनाथ के दिल में एक कंपकपी सी दौड़ा गया। वह एक वृद्ध आश्रम नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को संवारने में लगा दी थी। सावित्री देवी अचानक बालकनी से अंदर आई। उनकी आवाज़ मृदु थी लेकिन उसमें एक अदम्य दृढ़ता थी। संजय, तेरे पिता ने तुझे और तेरे भाई को पाल पोस कर इंजीनियर बनाया, यह घर बनाया। आज यही घर उनके लिए अनफिट हो गया है केवल इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी अब नहीं है। वह अभी भी स्वस्थ है, सजग है। रश्मि ने अपनी दादी से आंख नहीं मिलाई। दादी, हमारा इरादा बुरा नहीं है, पर आप लोगों को स्वीकार करना होगा, अकेलापन एक बीमारी है। और पापा तो वह बिल्कुल ही बात नहीं करते। और बात नहीं करते वाला वाक्य एक तीर की तरह चुभा। सरोजनी के जाने के बाद रामनाथ का मन ही बदल गया था। वह दुनिया से कट से गए थे। उस शाम पड़ोस की एक महिला शांति आंटी कुछ हालचाल पूछने आई। बातों बातों में उन्होंने कहा, अरे रामनाथ जी, आप तो अभी जवान हो, अकेले कैसे रेस्ट लेते हो? कोई कंपेनियन रख लो, वरना तो बच्चों पर बोझ ही समझे जाओगे। रामनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की और चुप रहे, लेकिन सावित्री देवी ने सुन लिया। उन्होंने शांति आंटी की चाय की प्याली सरका दी और ठंडे स्वर में कहा, शांति, तेरा बेटा तो विदेश बस गया, तू ही बता तेरे लिए कंपेनियन कौन है? तेरी बहू जो हफ्ते में एक बार फोन करती है? शांति आंटी का चेहरा लाल हो गया और वह बहाना बनाकर चली गई। रात में जब सो गए, सावित्री देवी रामनाथ के कमरे में आई। वह उनके पलंग के किनारे बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। बेटा, तू मरा नहीं है, सिर्फ दुखी है, और दुख कोई अपराध नहीं है। रामनाथ की आंखों में पानी आ गया। माँ, मुझे लगता है मैंने सब कुछ खो दिया, सरोज, और अब लगता है बच्चों ने भी। नहीं,
सावित्री देवी ने दृढ़ता से कहा, तूने कुछ नहीं खोया। तेरा अस्तित्व, तेरी इच्छाएं, तेरा सम्मान, यह सब अभी भी तेरे भीतर है। बस इसे फिर से जगाना है। वह पहले तुझे यह सन्नाटा तोड़ना होगा। कल सुबह हम दोनों मंदिर चलेंगे। नहीं, अकेले नहीं, हम दोनों साथ। उस रात रामनाथ ने महीनों बाद चैन की सांस ली। माँ का हाथ थामे रहने भर से ही उसे लगा कि वह अकेले नहीं है। लेकिन सावित्री देवी के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह सिर्फ अपने बेटे के दर्द को नहीं देख पा रही थी, बल्कि उस समाज की क्रूरता को भी महसूस कर रही थी, जो बुजुर्गों को सिर्फ एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह देखता है। के मन में एक विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो सबको चौंका देने वाला था। मंदिर की वह सुबह रामनाथ के लिए एक बदलाव की शुरुआत थी। सावित्री देवी ने उन्हें न सिर्फ प्रार्थना करने बल्कि लोगों से बात करने के लिए प्रेरित किया। शुरू में अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे पुराने परिचितों के साथ दो चार बातें होने लगी। इस दौरान सावित्री देवी की मुलाकात विद्या जी से हुई। विद्या जी लगभग सावित्री देवी की ही उम्र की थी, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। उनके पति भी कई साल पहले गुजर चुके थे और उनका बेटा अमेरिका में था। दोनों महिलाएं मंदिर के बगीचे में अक्सर बैठकर बातें करने लगी। विद्या जी पढ़ी लिखी, प्रगतिशील और जीवन के प्रति उत्साह से भरी थी। एक दिन बातों बातों में विद्या जी ने कहा, सावित्री दी, समाज बुजुर्गों को लेकर कितना संकीर्ण है ना। अगर कोई विधुर या विधवा दोबारा शादी करना चाहे तो आप उस पर तंज की तरह बरस जाते हैं, जैसे उम्र के साथ भावनाएं खत्म हो जाती हैं। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। विद्या, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा रामनाथ, वह टूट सा गया है। बच्चे उसे बोझ समझते हैं। मैं देख रही हूँ उसका दर्द, और मैं एक रास्ता सोच रही हूँ। क्या रास्ता? एक ऐसा कदम जो मेरे बेटे को उसका आत्मविश्वास वापस दिलाए और उन सभी का जवाब दे जो उसे अब अधूरा या कमजोर समझते हैं। विद्या जी ने जिज्ञासा से देखा। सावित्री देवी ने आगे कहा, मैं चाहती हूँ कि रामनाथ दोबारा शादी करे। विद्या जी चौंक गई, लेकिन उनके चेहरे पर असहमति नहीं बल्कि गंभीरता थी। यह तो बहुत बड़ा फैसला है दीदी, और कोई उम्मीदवार अभी नहीं, पर पहला कदम तो यह है कि रामनाथ खुद को इसके लिए तैयार करे। और दूसरा, मैं भी सोच रही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? विद्या जी की आंखें चौंधिया गई। मैं भी शादी करना चाहती हूँ विद्या। यह कहते हुए सावित्री देवी की आंखों में कोई हिचक नहीं थी। विद्या जी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। दीदी, तुम्हारे अंदर का साहस, मुझे लगता है तुम एक मिसाल कायम करने जा रही हो। इधर घर में हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे थे। छोटे बेटे विजय और उसकी पत्नी प्रीति ने भी सेफ्टी के और केयर के नाम पर पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात को और जोर देकर उठाया। एक रात डिनर पर मामला चरम पर पहुंच गया। विजय बोला, पापा, हमने एक बहुत अच्छा सेंटर देखा है। आप वहाँ जैसे लोगों के बीच रहेंगे, एक्टिविटीज होंगी। यहाँ तो आप अकेले दुबके रहते हैं। प्रीति ने सपोर्ट किया, हाँ पापा, हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी और आपकी केयर भी प्रोफेशनल तरीके से होगी। रामनाथ ने अपने फ्लैट में देखते हुए कहा, मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता, यह मेरा घर है। पर पापा, संजय ने अफसोस जताते हुए कहा, घर तो सिर्फ चार दीवारों से नहीं होता और उसमें जीवन होना चाहिए। माँ के जाने के बाद यह जीवन खत्म हो गया है। यह सुनते ही सावित्री देवी ने अपना कांटा प्लेट पर रख दिया। आवाज में एक शांत लेकिन तख्त गरिमा थी। तुम लोगों की माँ नहीं रही, इसलिए यहाँ जीवन खत्म हो गया। तो क्या तुम्हारे पिता की कोई इच्छा, कोई भावना नहीं बची? क्या वह सिर्फ एक फर्नीचर का टुकड़ा है जिसे तुम सही जगह रखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हो? रश्मि ने आवेश में कहा, दादी, आप भावनात्मक न हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आपकी भी उम्र है, आप सब संभाल नहीं पाएंगी। मैंने आज तक तुम दोनों भाइयों को, तुम्हारे पिता को और इस पूरे घर को संभाला है रश्मि, सावित्री देवी ने ठंडी आंखों से देखते हुए कहा। और अगर मैं चाहूँ तो आगे भी संभाल सकती हूँ, एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। नई शुरुआत? इस उम्र में? विजय ने अनजाने में एक हल्की अवमानना भरी हंसी निकाली। हाँ, इस उम्र में, सावित्री देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि उम्र सिर्फ एक संख्या है बेटा, दिल तो हमेशा जवान रहता है। और अगर तुम लोगों को तुम्हारे पिता के प्रैक्टिकल केयर की इतनी फिक्र है तो जरा इंतजार करो।
कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाऊंगी। उसके बाद सावित्री देवी ने अपने योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने रामनाथ से लंबी बातचीत की। शुरू में तो रामनाथ सन्न रह गए। शादी? माँ, मैं तो सरोज को भूल भी नहीं पाया, और इस उम्र में। बेटा, यह शादी सरोज को भुलाने के लिए नहीं है, यह आगे बढ़ने के लिए है। एक साथी के साथ वो अभी भी जीने लायक है। और दूसरी बात, मैं भी शादी कर रही हूँ। रामनाथ की आंखें फैल गई। तुम? माँ, तुम शादी करोगी? किससे? यह मैं बताऊंगी जब वक्त आएगा, पर तेरी शादी पहले। मैंने विद्या जी से बात की है। उनकी एक कज़न है ललिता, वह भी विधवा है, 55 साल की, बहुत ही अच्छे स्वभाव की। वह एक लाइब्रेरी चलाती है। कल हम उनसे मिलने जा रहे हैं, बस दोस्ती के तौर पर, कोई जल्दबाजी नहीं। रामनाथ हैरान थे। माँ के आत्मविश्वास और योजना से एक अजीब सी उम्मीद जो मर सी गई थी, वह फिर से उनके भीतर कुंपल फटने लगी। पिताजी से मुलाकात एक अशांत कैफे में हुई। वह शालीन, बुद्धिमान और रामनाथ की तरह ही साहित्य प्रेमी निकली। बातचीत सहज थी। यह कोई रोमांस नहीं, बल्कि दो एकांकी आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे की चुप्पी को समझ सकते थे। इधर सावित्री देवी ने अपने लिए भी एक कदम उठाया। विद्या जी ने उन्हें मुलाकात एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर श्रीकांत जी से करवाई, जो अकेले रहते थे और साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक गहरी समझदारी बन गई। घर में बच्चों का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन संजय ने सीधे तौर पर कहा, पापा, अगले हफ्ते हम आपको इस सेंटर का दौरा करवाना चाहते हैं। आपको वहाँ का माहौल देखना चाहिए। यह सुनकर सावित्री देवी ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। एक रविवार की दोपहर, जब दोनों बेटे और बहुएं घर पर इकट्ठे थे, सावित्री देवी ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। उन्होंने रामनाथ को भी तैयार होने को कहा था। रामनाथ ने महीनों बाद अपना एक अच्छा सूट पहना था। लिविंग रूम में सब बैठे थे। माहौल गंभीर था। संजय ने शुरुआत की, दादी, आपने कहा था कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगी, हम सुन रहे हैं। सावित्री देवी मुस्कुराई। उन्होंने अपने पास रखा एक फॉइल फोल्डर उठाया। तुम लोगों ने तुम्हारे पिता के अकेलेपन और देखभाल को लेकर जो चिंता जताई है, उसका हल मैंने ढूंढ लिया है। एक ऐसा हल जिसमें उन्हें प्रेम और साथ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और इसी घर में रह सकेंगे। सब उत्सुकता से देख रहे थे। रामनाथ सावित्री देवी ने अपने बेटे की ओर देखा। अगले महीने की 15 तारीख को तुम्हारी शादी है ललिता जी से। एक सन्नाटा पसर गया। फिर एक साथ कई आवाजें उठी। क्या शादी? इस उम्र में? यह कैसा मजाक है दादी? रश्मि की आवाज सबसे ऊपर थी। पापा शादी करेंगे, एक अजनबी औरत को यहाँ लाएंगे। यह घर, यह हमारी विरासत। यह घर तुम्हारे पिता की मेहनत और उनके पिता की विरासत है रश्मि, सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा। और वह जिसे यहाँ ला रहे हैं, वह कोई अजनबी औरत नहीं, बल्कि उनकी जीवन संगनी होगी। ललिता जी एक शिक्षित संस्कारी महिला है। उनसे मिले बिना ही तुम उनके लिए अजनबी शब्द का प्रयोग कर दिया, यह तो समस्या है। विजय गुस्से से लाल था। दादी, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे पापा को? वह उन्हें क्या कहेंगे? सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा। कहेंगे कि एक अकेला दुखी इंसान इतना खुश रहना चाहता है। कहेंगे कि उसे जीने का भी अधिकार है। अगर ऐसा, तो मुझे इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। प्रीति बोली, पर दादी, इतनी जल्दबाजी क्यों? हमें तो पता भी नहीं चला। क्योंकि तुम लोगों ने वृद्धा आश्रम की जल्दबाजी दिखाई बेटी, सावित्री देवी ने सीधे जवाब दिया। और एक बात और, यह शादी अकेले रामनाथ की नहीं होगी। सब फिर चौंके। क्या मतलब? सावित्री देवी ने फाइल से एक और कागज निकाला। उसी दिन उसी समय मेरी भी शादी होगी श्रीकांत जोशी जी से। इस खुलासे ने सबको झंझका कर रख दिया। संजय की सांस रुक सी गई। विजय का मुंह खुला का खुला रह गया। बहुएं अवाक थी। तुम शादी कर रही हो 70 पार करके? संजय अविश्वास से बोला। हाँ बेटा, 70 पार करके भी इंसान जी सकता है, प्रेम पार कर सकता है, साथ चुन सकता है। सावित्री देवी की आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता थी। मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ बहुत अच्छे साल बिताए। उनके जाने के बाद मैंने खुद को तुम सबके लिए समर्पित कर दिया। अब जब तुम सब अपनी दुनिया में मस्त हो, तो तुम्हें हम बुजुर्ग बोझ समझने लगे हैं।
तो मैंने अपने लिए जीने का फैसला किया। श्रीकांत जी एक अच्छे इंसान हैं। हम दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं। रामनाथ जी जो अब तक चुप थे बोले। उनकी आवाज़ पहले की तुलना में स्पष्ट और मजबूत थी। मेरी माँ ने मुझे न केवल जीना सिखाया बल्कि अपने सम्मान के साथ खड़े होना भी सिखाया है। ललिता जी से मिलकर मुझे लगा कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा घर है और अब यह ललिता का भी घर होगा। संजय ने अपना सिर पकड़ लिया। पर पापा, यह बहुत अजीब है। लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो तुम चाहोगे संजय। सावित्री देवी बोली। अगर तुम खुशी खुशी अपने पिता और अपनी माँ का साथ दोगे तो लोग कहेंगे क्या प्रगतिशील परिवार है। और अगर तुमने विरोध किया तो लोग कहेंगे देखो, बच्चे ने बूढ़े माँ बाप को शादी करने से रोका, शायद विरासत के लालच में। चुनाव तुम्हारा है। वह विरासत शब्द सुनकर उस सबकी आंखें चमक उठी। सावित्री देवी ने उनकी मनोदशा भांप ली। घबराओ नहीं, हम दोनों ने अपने विल्स बना ली हैं। हमारी संपत्ति पर तुम्हारा हक बना रहेगा। हम सिर्फ अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर एक साथी चाहते हैं। बैठक खत्म हुई। बच्चे हैरान, पराजित और कुछ हद तक शर्मिंदा थे। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई थी। सावित्री देवी ने फैसले ने न केवल उनकी प्रैक्टिकल दलीलों को खारिज कर दिया था बल्कि उनकी मानसिकता पर एक करारा प्रहार किया था। शादी की तैयारियां शुरू हुई। खबर फैली तो पूरे समाज में तहलका मच गया। कुछ लोग ताने मारते, अरे इतनी उम्र में शादी, बच्चों का क्या दुश्मनी थी। लेकिन कई प्रगतिशील लोगों, खासकर वृद्ध महिलाओं और पुरुषों ने इस फैसले का स्वागत किया। वे सावित्री देवी और रामनाथ को बधाई देने आते और अपने दिल की बात कहते। तुमने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। शादी का दिन आया। एक साधारण लेकिन मनमोहक समारोह हुआ। रामनाथ और ललिता जी, सावित्री देवी और श्रीकांत जोशी जी, दोनों जोड़ों में एक दूसरे को वरमाला पहनाई। रामनाथ के चेहरे पर सरोजनी के जाने के बाद पहली बार असली गहरी मुस्कान थी। ललिता जी की शांति उपस्थिति में घर में एक नया सुकून भर दिया था। सावित्री देवी एक रेशमी साड़ी में इतनी दमदार और खुश नजर आ रही थी कि उनकी उम्र का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। श्रीकांत जी उनके साथ बड़े ही सम्मान और स्नेह से खड़े थे। बेटे और बहुएं भी आए थे। उनके चेहरे पर मजबूरी और शर्म का मिला जुला भाव था, लेकिन उन्होंने साथ दिया। शायद विरासत का डर या फिर माँ बाप के इस अदम्य साहस के आगे उनकी हार स्वीकार करना। समारोह में सावित्री देवी ने एक छोटा सा भाषण दिया। आज मैं और मेरा बेटा दोनों ने एक नई शुरुआत की है। हमने यह साबित करना चाहा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। प्रेम, साहचर्य और समाज की इच्छा कभी मरती नहीं। अकेलापन कोई बीमारी नहीं, लेकिन समाज द्वारा थोपा गया एक कलंक है। और इस कलंक को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है अपने दिल की सुनना और डर के आगे झुकने से इनकार करना। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कई बुजुर्गों की आंखें नम थी। कुछ दिन के बाद उस बंगले में फिर से जीवन लौट आया। अब वहां दो जोड़े थे। सुबह की चाय 4 कप होती। बातचीत के विषय बढ़ गए। ललिता जी ने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। श्रीकांत जी और रामनाथ मिलकर साहित्यिक चर्चाएं करते। सावित्री देवी और ललिता साथ में पूजा पाठ करती। कभी कभी श्रीकांत जी के साथ मिलकर सामाजिक कार्यक्रमों में जाती। बच्चे अब अपने पिता और दादी को प्रॉब्लम की नज़र से नहीं बल्कि एक नए सम्मान से देखते थे। उन्होंने देखा कि पिता फिर से हंसते हैं और दादी का जीवन उत्साह से भर गया है। एक दिन पड़ोस की शांति आंटी मिलने आई। उनकी आवाज़ में अब ताने नहीं बल्कि ईर्ष्या थी। सावित्री, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम लोग कितने खुश दिखते हो। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, शांति, खुशी एक चुनाव है, उम्र पर पहरा नहीं बैठाती। रामनाथ ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई बल्कि मुझे जीना सिखाया। सावित्री देवी ने उनका गाल थपथपाया। बेटा, हर उम्र में इंसान को अपने लिए खड़ा होना चाहिए और कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है खुश रहकर दिखाना। उस घर का सन्नाटा अब बातचीत, हल्की हंसी और कभी कभी शास्त्रीय संगीत की धुनों से भर गया था। अकेलेपन का दर्द अब साथ की मिठास में बदल चुका था और सावित्री देवी ने अपनी निर्णायक इच्छा शक्ति से न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक सबक सिखा दिया था कि जीवन और प्रेम की कोई उम्र नहीं होती।
और सम्मान सबसे बड़ी विरासत है। शादी के बाद के महीने उस बंगले के लिए पुनर्जन्म जैसे थे। सावित्री देवी और श्रीकांत जी, रामनाथ और ललिता जी, इन दोनों जोड़ों ने न केवल एक दूसरे के जीवन में नई ऊर्जा भरी, बल्कि पूरे घर के वातावरण को बदल डाला। जहाँ पहले अकेलेपन का सन्नाटा राज करता था, वहाँ अब सुबह की चारपाई पर बैठकर होने वाली चाय पानी की गपशप गूंजने लगी। श्रीकांत जी, जो एक विद्वान प्रोफेसर रहे थे, अब घर के पुस्तकालय को नया जीवन दे रहे थे। ललिता जी की लाइब्रेरी के अनुभव से मिलकर उन्होंने एक छोटा सा पठन कक्ष बना दिया, जहाँ हर शाम सभी इकट्ठा होते। एक शाम जब सभी पढ़ाई में मग्न थे, तभी संजय और रश्मि अपने बेटे को लेकर आए। बच्चे की किलकारी ने घर में और जान भर दी। रश्मि, जो पहले इस घर को बोझ समझती थी, अब उसे एक नए नजरिए से देख रही थी। उसने ललिता जी को गले लगाया और कहा, मौसी, आपने इस घर में जान डाल दी। पापा अब पहले जैसे उदास नहीं रहते। ललिता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, यह घर तो पहले से ही जीवन था, बस थोड़ा सा साथ चाहिए था। तुम लोग भी अब बार बार आया करो, यह हमारी खुशी है। इधर सावित्री देवी और श्रीकांत जी ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, साथी नामक एक छोटा सा समूह, जहाँ अकेले रह रहे बुजुर्गों को एक मंच मिल सके। हर शनिवार को उनके बंगले में के बगीचे में बैठक होती, जहाँ कहानियाँ, अनुभव और यहाँ तक की शिकायतें भी साझा की जाती। यह विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि धीरे धीरे पूरे इलाके के बुजुर्ग वहां आने लगे। एक दिन पड़ोस की शांति आंटी भी आई, जो पहले ताना मारा करती थी। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, दीदी, मैंने तुम्हारी हिम्मत की कदर नहीं की। आज मैं अकेलेपन से तंग आकर यहाँ आई हूँ। तुमने न केवल अपने लिए, बल्कि हम सबके लिए एक रास्ता दिखाया है। सावित्री देवी ने उनका हाथ थामा। शांति, अकेलापन कोई शर्म की बात नहीं है, न ही यह हमारी कमजोरी है। बस इसे स्वीकार करने, इसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। रामनाथ और ललिता जी ने मिलकर एक छोटा सा बगीचा तैयार किया, जहाँ वे सुबह शाम मिलकर काम करते। यह न केवल एक शौक था, बल्कि उनके बीच एक सामंजस्य और सहकारिता का प्रतीक भी बन गया। एक दिन बगीचे में गुलाब की कमल लगाते हुए रामनाथ ने कहा, ललिता, तुम्हारे आने से मेरा जीवन फिर से हरा भरा हो गया है, बिल्कुल इस बगीचे की तरह। ललिता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आपके सहारे से मेरी जिंदगी में नई धूप आ पा रही है रामनाथ जी। बच्चों का रवैया भी धीरे धीरे बदल रहा था। विजय और प्रीति अब न केवल मिलने आते, बल्कि छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटाने लगे। एक रविवार को जब सभी एक साथ लंच कर रहे थे, तो संजय ने कहा, पापा, दादी, हमें अपने उस फैसले पर शर्मिंदगी है। हमने उम्रों को सिर्फ एक संख्या मानकर आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। सावित्री देवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अब पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। तुम्हारा आना जाना, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। समय बीतता गया और उस बंगले की कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई। लोग अब ताने नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने आते हैं। स्थानीय अखबार ने भी जीवन की दूसरी पारी में प्यार और साहस शीर्षक से एक फीचर प्रकाशित किया। एक शाम जब सभी बगीचे में बैठे थे, सावित्री देवी ने कहा, देखो, अकेलेपन का दर्द तो हर किसी को होता है, पर इस दर्द को खत्म करने की चाबी हमारे अपने हाथ में होती है। बस हिम्मत चाहिए, हिम्मत अपने लिए जीने की, हिम्मत समाज की बंदिशों को तोड़ने की। रामनाथ ने अपनी माँ की ओर देखा और मन ही मन सोचा, इस साहसी स्त्री ने न केवल अपने जीवन को, बल्कि कितने ही लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया था। अब उनका अकेलापन, उनका दर्द, साक्षी, खुशियाँ और नए रिश्तों में बदल चुका था। और यही तो जीवन है, एक नई शुरुआत का नाम, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। धन्यवाद।